हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डैट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ मॉडर्न यूरोप। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आधुनिक यूरोप का हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट करें हैं, जिसमें हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के सिलेबस को देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर करा, ये हमारा छठा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग इमीडिएट कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, उसके तत्कालिक कारण क्या थे उसको हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले के पांचों लेक्चर में हम लोग उसका बैकग्राउंड, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कुछ अन्य कारण और क्या फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने पिछला पांचों लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि तत्कालिक कारण क्या थे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि लुईस 16 को विरासत में क्या हुआ था, रीन से डूबा हुआ अर्थव्यवस्था मिलता था, जो उसकी अदूरदर्शिता और फिजूलखर्ची से क्या हुआ और भी संकटमय होता चला गया। तो फ्रांस की आर्थिक स्थिति में सुधार के क्रम में क्या हुआ कि तुर्गो नेकर एवं केलोन जैसे अर्थशास्त्रियों की मदद ली गई, लेकिन इनके सुझाव पर कभी अमल ही नहीं हुआ। इस कारण से आर्थिक स्थिति जो था, स्थिति सिचुएशन और भी ख़राब होता चला गया। ये जो इकोनॉमिस्ट आए, जो सजेशन दिए, उस सजेशन पे कभी काम ही नहीं हुआ। तो क्या हुआ, स्थिति खराब होता चला गया। केलोन ने बताया कि जो विशिष्ट अधिकार प्राप्त लोग हैं, जो कुलीन लोग हैं, जो ऊपर वाले लोग हैं, तो उन पे भी टैक्स लगा दीजिए। लेकिन कुलीन जो थे, ऊपर वाले जो प्रिविलेज्ड क्लासेस थे, ऊपर वाले जिनको विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग थे, वो इस बात से सहमत नहीं हुए। अब सम्राट क्या था, विवश था, उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, वो माना नहीं। वो क्या हुआ, वापस ले लिया अपने बात को। तो अंततः विवश होकर सम्राट क्या हुआ, अब नया कर लगाया जाए। ठीक है, नया कर लगाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए स्टेट्स जनरल का बैठक बुलाने पर राजी हुआ। ठीक है, सोचा कि अब क्या हुआ, जैसे एक न्यू टैक्सी ऐड कर दिया जाए। तब स्टेट्स जनरल का मीटिंग होना था। अब ये स्टेट्स जनरल का सबसे बड़ा ड्रामा क्या था उसको हम लोग देखेंगे कि ये स्टेट जनरल का जो मीटिंग था वो 175 साल बाद फ्रांस में होने वाला था। अब सोचिए कि भारत में अभी कोई मीटिंग 175 साल बाद हो तो कुछ पता ही नहीं रहेगा कि उस मीटिंग में क्या रूल्स रेगुलेशन था, क्या उसमें मतलब निर्वाचन का प्रक्रिया था, सब कुछ मतलब पूरा जो उसका सिस्टम था कुछ पता ही नहीं होगा। बस थोड़ा बहुत जो डॉक्यूमेंट में मिलेगा उसी के हिसाब से वो मीटिंग कराया जाएगा। तो इसमें भी वैसे ही हुआ। अब इसमें क्या था कि स्टेट्स जनरल आगामी बैठक को लेकर तत्कालीन फ्रांसीसी समाज क्या हुआ, खुश हुआ कि चलो स्टेट जनरल का मीटिंग हो रहा है, बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छा होगा। क्योंकि उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव का क्या था, उम्मीद था। किसानों को आशा थी कि वे सामंती शोषण एवं करों के बोझ से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। जो मिडिल क्लास था वो सोच रहा था कि वो जब इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे तो वो अपने हिसाब से क्या करेंगे, रूल्स को बनवाएंगे। ठीक है, क्योंकि वे भी टैक्स देते थे, टैक्स देने के साथ तो वो काफ़ी पैसे वाले भी थे। उसमें जो कुछ थे वो काफ़ी पैसे वाले थे। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि इवन सरकार को जब कभी ज़रूरत पड़ती थी ऋण की तो वे लोग सरकार को भी ऋण दे दिया करते थे। इस लेवल के पैसे वाले थे। फिर भी उनको क्या था, समाज में जो है बराबरी का हिस्सा नहीं मिलता था। इसलिए वे लोग भी खुश हुए कि अब क्या होगा, अपने हिसाब से हम लोग रूल्स रेगुलेशन इस स्टेट जनरल मीटिंग में बनवाएंगे। अब यहाँ तक तो बात हो गई, आगे देखते हैं कि कुलीन वर्ग का क्या उम्मीद था। तो कुलीन वर्ग सोचता था कि लुई 14 जो था वो क्या किया, सामंतों को दबाया, कुलीनों के अधिकार को क्या किया, कम किया। तो वे लोग इसलिए खुश थे कि अब जब मीटिंग होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो पुराना विशेष अधिकार था उसको फिर से प्राप्त कर लेंगे। तो संपूर्ण फ्रांस का जो प्रत्येक वर्ग था वो पॉजिटिव बदलाव यानी कि पॉजिटिव चेंज के उम्मीद से था। ठीक है, सोच रहा था कि जैसे मीटिंग होगा काफ़ी कुछ समाज में बदल जाएगा। तो इसी कारण जो है प्रत्येक चुनाव क्षेत्र से मतदाताओं ने अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ मांगों की सूचियां भेजी, जिसे काहिया कहा गया। ठीक है, तो अब जो प्रतिनिधि थे, जैसे अभी क्या होता है, विधायक होते हैं तो विधानसभा में जाते हैं तो वो अपने क्षेत्र का जो भी समस्या होता है उसको लेके जाते हैं। तो वैसे ही जो प्रतिनिधि थे वो अपने क्षेत्र से जो समस्या था उसको लेके गए, उसको क्या बोला गया, काहिया बोला गया। अब हम लोग डेट वाइज देखेंगे थोड़ा इवेंट सब क्या होता है। तो 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन यानी कि मीटिंग शुरू हुआ, जिसके सदस्यों की संख्या था 1200। अब क्या होता है कि फ्रांस का समाज 3 वर्ग में बटा हुआ था। तो स्टेट्स जनरल में तीनों सदन के लोग थे। अब पादरी वर्ग के थे 308, कुलीन के 285 और 631 जो थे वो जनसाधारण यानी कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे। अब क्या होता था कि परंपरागत रूप से स्टेट्स जनरल में 3 ही वोट होता था। लोग 1200 थे लेकिन वोट कितना होता था, मात्र 3।
तीनों स्टेट का एक एक वोट होता था। जैसे फर्स्ट स्टेट जो था वो एक वोट देता था, सेकेंड स्टेट जो 285 लोग है उनका टोटल वोट कितना काउंट होता था, तो एक। पहला स्टेट का 308 लोगों का वोट एक, दूसरा 285 लोगों का वोट एक, और तीसरा जो है 631 लोग जो मिल करके वोट करते थे वो भी एक ही काउंट होता था। अब ये बहुत बड़ा दिक्कत था, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट था दोनों प्रिविलेज्ड क्लास था, यानी कि ये विशेषाधिकार लोग थे। तो इनमें कुलीन एवं पादरी वर्ग जो थे इनका सभी विषय पर एक ही राय होता था, ये लोग आपस में मिले जुले होते थे। अब क्या होता था, कोई भी बात पे जब वोटिंग होता था तो ये दोनों मिल जाते थे तो इनका वोट दो हो जाता था और थर्ड स्टेट का वोट एक हो जाता था। तो ओवरऑल जो है मीटिंग जो है इन्हीं के पक्ष में चला जाता था, जो भी डिसीजन होता था उन्हीं के पक्ष में चला जाता था। अब देखिए, सर्वसाधारण वर्ग का स्टेट जनरल व्यवस्था में कोई महत्व ही नहीं था, क्योंकि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग कुलीन एवं पादरी जो थे प्रत्येक विषयों पर अपने हितों को सर्वोच्चता प्रदान करते थे। वे लोग नहीं चाहते थे कि उनका जो अधिकार है वो कम हो जाए। तो स्टेट्स जनरल के अधिवेशन में क्या हुआ, लुई सोलोवे के उद्घाटन भाषण के बाद तीनों सदनों को, यानी कि तीनों वर्गों के अलग अलग सदन को पृथक रूप से कार्य करने का आदेश दे दिया गया। बोला गया आप लोग तीनों स्टेट जो था उसका अलग अलग आप लोग काम कीजिए, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि शीघ्र ही तीनों में विवाद हो जाता है, गंभीर विवाद उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न यह था कि प्रत्येक सदन का एक वोट हो या प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को व्यक्तिगत वोट देने का अधिकार हो। अभी का क्या सिस्टम है, अभी का सिस्टम है कि प्रत्येक निर्वाचित सदस्य को व्यक्तिगत वोट देने का अधिकार है, लेकिन वो तो बहुत गलत था कि अब पूरा सदन मिल करके वो दो दे देते थे, इधर एक। इनके पास 631 प्रतिनिधि होने के बाद भी ये लोग का वोट क्या होता था, काउंट नहीं हो पाता था। इन लोगों का कोई बात ही नहीं मानता था वहाँ पे। तो पादरी और कुलीन वर्गों के अधिकतर सदस्य क्या चाहते थे कि जो पुराना व्यवस्था है वो जो एक वोट वाला, ठीक है, पूरा जो स्टेट मिल करके एक वोट दे वो वाला सिस्टम बनाए रखना चाहता था। जबकि जो ये कॉमन लोगों का जो सदस्य था, निर्वाचित सदस्य, ये लोग चाहते थे कि हर व्यक्ति, यानी कि 631 लोग हैं अगर, या 600 लोग ही हैं तो 600 लोगों का एक एक वोट हो। ये ऐसे भी देखा जाए मतलब व्यवहारिक तौर पे तो यही सही था कि हर आदमी का अपना एक वोट हो। तो एक सदन और एक सदस्य एक मत की व्यवस्था का निरंतर समर्थन करता रहा, ठीक है। अब सर्वसाधारण वर्ग के सदस्यों को संगठित करने में जो है अब्बे साइस और बेली, ये दो नेता थे, इन्होंने बहुत बड़ा भूमिका निभाया। अब क्या होने लगा, गतिरोध शुरू होने लगा। तो गतिरोध शुरू होने के पूर्व सर्वसाधारण वर्ग के प्रतिनिधियों ने पादरियों और कुलीनों के पास निमंत्रण भेजा, जिसमें उनसे एक सदन की मांग का समर्थन करने एवं सर्वसाधारण वर्ग से जुड़ने का आग्रह किया गया। कि बोला गया कि आप लोग जो है, जो आप कुलीन या पादरी वर्ग थे, तो आप लोग थर्ड स्टेट को क्या कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो ये लोग थोड़ा सा आग्रह किया ऊपर वाले लोगों से। अब देखिए 13 जून का इवेंट, 13 जून को क्या होता है कि 3 पादरियों ने एवं 14 जून को 9 पादरियों ने सर्वसाधारण सदन से जुड़ने का प्रस्ताव को क्या किया, स्वीकार कर लिया। अब आगे क्या होता है कि सर्वसाधारण वर्ग ने क्या किया, उनका जोरदार स्वागत किया। अब 17 जून का इवेंट देखिए, 17 जून 1789 को क्या होता है कि तीसरे सदन ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अपने को राष्ट्रीय महासभा घोषित कर दिया। ये सबसे बड़ा इवेंट हुआ 17 जनवरी 1789 को। कब, क्रांति के पहले सबसे बड़ा इवेंट, नेशनल असेंबली बना दिया ये लोग। 19 जून को पादरी वर्ग क्या हुआ, अब तो सोच में पड़ गया। गहन चिंतन के बाद क्या हुआ, सोचा, डिसाइड किया पादरी वर्ग कि अब तीसरे सदन में सम्मिलित होने का निर्णय लिया। इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय जो महासभा यानी कि जो नेशनल असेंबली बना और ज़्यादा मजबूत हो गया। जब उसमें पादरी वर्ग जो आकर के क्या किए, सम्मिलित होने का निर्णय लिए, तो जो नेशनल असेंबली था और मजबूत हुआ। दूसरी ओर जो कुलीन वर्ग की सभा बगैर निर्णय का ही भंग हो गया। वो लोग भी सभा किया लेकिन उन लोगों का क्या हुआ, कोई डिसीजन वो लोग ले नहीं पाया कि हम लोग इसमें शामिल हो या नहीं हो। 20 जून का बात देखिए, 20 जून को क्या होता है कि कुलीन एवं प्रतिक्रियावादी तत्वों के प्रभाव में आकर लुई 16वें ने तीसरे वर्ग के सदन को बंद करवा दिया। अब जो कुलीन वर्ग थे वो लोग तो मीटिंग लिए कि वो लोग सोच रहे थे कि हम लोग शामिल हो थर्ड स्टेट में या नहीं हो, तो वे लोग क्या किए, डिसाइड नहीं कर पाए। अब उसके बाद वे लोग ज़्यादा थोड़ा प्रभावशाली थे, तो वे लोग क्या किए, लुई 16वें को बहका करके अपने मतलब क्या किए, तीसरे सदन को ही बंद करवा दिए। अब सर्वसाधारण वर्ग जो था, जो तीसरा सदन का लोग था, सदस्य जो सदन बंद होने के पास जो है बगल में ही एक टेनिस कोर्ट था, तो टेनिस कोर्ट के भवन में क्या किए, अधिवेशन के लिए एकत्रित हो गए।
उसके बाद इस घटना के बाद से सदन में सभी सदस्यों ने क्या किया, शपथ लिया कि वह नियमित बैठकें जारी रखेंगे एवं संविधान बना करके ही मानेंगे। उन लोग डिसाइड किए कि हम लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक कोई संविधान नहीं बन जाता है। और इस घटना को, ये जो टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से भी जाना जाता है, टेनिस कोर्ट की शपथ, यानी कि जा करके वहाँ पे लोग शपथ लिया टेनिस कोर्ट में। ये जो पादरी वर्ग जो शामिल हुए थे और तीसरे स्टेट का जो लोग था वे लोग टेनिस कोर्ट में गए, नेशनल असेंबली जो बना था वे लोग सब लोग गए वहाँ पे शपथ लिए कि हम लोग क्या करेंगे, एक संविधान बना करके ही दम लेंगे। इसे अनेक इतिहासकार फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ बिंदु मानते हैं। ये जो टेनिस कोर्ट ओथ हुआ, टेनिस कोर्ट की शपथ, इसको क्या बोला जाता है अनेक इतिहासकार के द्वारा, यहीं से जो फ्रांसीसी क्रांति का शुरुआत होता है। ये इमीडिएट कॉजेज हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो लुईस 16 जो था वो तीसरे सदन के क्रांतिकारी विचारों से चिंतित हो उठा। अब वो टेंशन में आ गया कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, और 23 जून को संयुक्त बैठक बुलाकर तीसरे सदन के सभी कार्य अवैध एवं असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब वो बोला कि ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं जो नेशनल असेंबली बना के टेनिस कोर्ट ओथ लिए हैं, ये लोग जो भी काम कर रहे हैं वो क्या है, गैर कानूनी है, इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, असंवैधानिक है। तो सर्वसाधारण वर्ग ने क्या किया, इस आदेश का कड़ा विरोध किया। सर्वसाधारण वर्ग के नेता जो थे मिराबो ने स्पष्ट कहा कि जाओ और अपने स्वामी से कह दो कि हम जनता की इच्छा से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ठीक है, और बंदूक की गोली को छोड़कर कोई हमें यहाँ से हटाने वाला नहीं है। किसने कहा ये बात, तो जो सर्वसाधारण वर्ग के नेता थे मिराबो ने। आगे देखते हैं क्या होता है। सम्राट जो है वो सैनिक कार्रवाई करने का साहस नहीं कर पाता है, क्योंकि देखता है कि ये लोगों का संख्या अभी थोड़ा ज़्यादा है, ऊपर से पादरी वर्ग भी उसमें जा करके मिल गए हैं। तो अंत में हारकर उसने क्या किया, 27 जून को तीनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को स्वीकृति दे दिया। तीनों सदनों का जो संयुक्त असेंबली बना उसको क्या किया, वो अलाउ कर दिया, एक तरह से परमिशन दे दिया। तो इस तरह यह सर्वसाधारण वर्ग के नेतृत्व में क्या हुआ, पहली बार सफलता मिला। अब आगे होता है कि लुईस 16वें के झुक जाने से जो असेंबली था, जो सदन था, उसका उत्साह क्या हुआ, दोगुना हो गया। तो इसी क्रम में राष्ट्रीय महासभा ने, जो नेशनल असेंबली था, 9 जुलाई 1789 को स्वयं को संविधान सभा घोषित करके देश का यानी कि संविधान बनाना अपना प्रमुख लक्ष्य रखा। अब ये लोग क्या हुआ, थोड़ा ज़्यादा ईगो में आ गए, ठीक है। तो 9 जुलाई 1789 को क्या होता है कि ये लोग, अब इन लोगों का उत्साह जो था दोगुना हो चुका था। अब ये लोग संविधान सभा घोषित करके सोचे कि अब हम लोग संविधान बना के ही दम लेंगे। तो राष्ट्रीय महासभा के क्रांतिकारी बदलाव से कुलीन वर्ग ने लुईस 16वें पर दबाव बनाया। अब पादरी वर्ग तो इधर आ चुका था, बचा था बीच में सेकेंड स्टेट वाला कुलीन वर्ग। अब उस सबका अपना जो अस्तित्व था वो खतरे में था। वो बार बार लुईस 16 को क्या कर रहा था, प्रेशराइज कर रहा था, दबाव बना रहा था। इसी क्रम में सम्राट क्या करता है, एक गलती कर बैठता है। सम्राट जो है विदेशों से भाड़ों का सैनिक बुलाता है भाड़ा पे, और पेरिस एवं वर्साय में उसको क्या करता है, नियुक्त कर देता है, अपॉइंट कर देता है। और साथ ही सम्राट ने वित्त मंत्री नेकर एवं उनके सहयोगियों को क्या कर देता है, बर्खास्त कर देता है, सस्पेंड कर देता है। क्योंकि ये लोग जो नेकर थे, नेकर एक लीडर ही थे जो उनके वित्त मंत्री थे, और उनके सहयोगी यानी कि उनके जो ऑफिशियल थे, वे लोग चाहते थे कि हाँ भाई ये जो सर्वसाधारण वर्ग का डिमांड है इसको पूरा कर दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए, राजा का जो डेस्पोटिज्म था उसको थोड़ा सा कम किया जाए। तो वे लोग सुधार के पक्ष में थे। तो राजा को ये बात पता चला, उन लोगों को हटा दिया। भाड़े के सैनिकों और नेकर की बर्खास्ती जो है पेरिस में क्या हुआ, उत्तेजना फैला दिया। इससे क्या हुआ, लोग जो थोड़ा सा गुस्सा गए। यह संदेश गया कि सम्राट जो है कोई कठोर कदम उठाने वाला है। लोगों के अंदर यह क्या हुआ, एक तरह से र्यूमर फैल गया कि सम्राट कुछ जो हार्ड डिसीजन लेने वाला है। दूसरी ओर क्या हुआ, फ्रांस में फसल उत्पादन कम होने से रोटी की कीमतें बढ़ गई। अब लोगों को खाने पे भी क्या था, मुसीबत आ गया था। रोटी कारोबार में जो विदेशी लोग, व्यापारी लोग लगे हुए थे, व्यापारी लोगों ने क्या किया, जमाखोरी को बढ़ावा देकर समस्या को और भी गंभीर बना दिया। अब क्या होता था, रोटी को क्या किया वे लोग, रोटी यानी कि ब्रेड जो था, ब्रेड को क्या किया वे लोग, एक जगह स्टोर कर लिया। कोई भी चीज़, जैसे अभी आप देखिएगा कि सऊदी अरमाको जो है ऑयल इंडिया को सप्लाई करता है, तो वो क्या किया, प्रोडक्शन उसका ठीक है, लेकिन जो सप्लाई है उसमें कटौती कर दिया। यानी कि एक तरह से प्रोडक्शन में ही वो कटौती करने लगा है। तो जब प्रोडक्शन कम होगा तो डिमांड तो ज़्यादा हो रहा है, तो डिमांड ज़्यादा होने के कारण और प्रोडक्शन कम होने के कारण क्या होता है,
प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है, यानी कि प्राइस जो है ऑटोमेटिक जो है बढ़ जाता है। तो वैसे ही व्यापारी लोग भी किए, इससे क्या हुआ, प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ेगा तो लोग क्या होंगे, थोड़ा सा मजबूर होंगे। पेरिस में रोटी की मांग क्या हुआ, बढ़ते जा रहा था। जनता सरकार के खिलाफ जो है कुछ भी करने को तैयार हो गया। जन असंतोष का परिणाम जो हुआ वो बास्तिल दुर्ग के पतन के रूप में सामने आया। सारे लोग में क्या था, असंतोष जो है पूरी तरह से भर गया था। अब लोगों के पास करो या मरो वाला सिचुएशन आ गया, और इसी सिचुएशन में जो है बास्तिल का जो घटना हुआ वो क्या हुआ, बास्तिल दुर्ग का पतन जो है सामने आता है। इसी समय किसी ने अफवाह फैला दिया कि बास्तिल दुर्ग में काफ़ी गोला बारूद और अस्त्र पड़ा हुआ है। फिर क्या था, जो भीड़ था वो बास्तिल दुर्ग की ओर मुड़ गया था। अब भीड़ ने 14 जुलाई 1789 को बास्तिल दुर्ग पर क्या किया, आक्रमण करके उसे ध्वस्त कर दिया। जो बास्तिल दुर्ग था, जो बास्तिल का किला था, उस पर आक्रमण किया और उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वस्तुतः जेल के रूप में उपयोग किए जाने वाले इस दुर्ग को राजा की निरंकुश शक्ति और अत्याचार का प्रतीक माना जाता था। राजा का जो डेस्पोटिक पावर था, वो जो राजा जो लोगों पे शासन करता था, बोलता था आई एम द स्टेट, तो उसको दिखाने के लिए एक तरह से होता ना, वो किला जो एक तरह से डरावना समझो, लोगों के अंदर भय पैदा करने वाला किला था, उसके निरंकुशता को हमेशा दिखाता था। तो यह घटना फ्रांस के इतिहास में युगांतरी माना जाता है, जिस दिन क्या हुआ, बास्तिल जो है, बास्तिल पे लोगों ने विजय प्राप्त की और वहां से पुरातन व्यवस्था और निरंकुश शासन का अंत एवं जनतंत्र का क्या हुआ, प्रारंभ हो गया। इसी कारण से 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन वो बास्तिल वाला कांड हुआ था। बास्तिल दुर्ग पतन से फ्रांस के विभिन्न हिस्सों में क्रांति का प्रसार हुआ। अब इतना बड़ा किला जो राजा के पावर को दिखाता था, अभी सोचिए अभी कोई ऐसा कांड हो जाए जो राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, वहाँ से कोई भी ऐसा काम, पूरा राष्ट्र का पूरा जो प्रेसिडेंट का, पार्लियामेंट का जो भी पावर है, प्राइम मिनिस्टर का, उस पर क्या होगा, एक तरह से धब्बा लग जाएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फ्रांस में ऐसा हुआ। तो उससे क्या हुआ, राजा के पावर पे एक तरह से धब्बा लग गया, राजा पे सवाल उठने लगा, लोग जो है और ज़्यादा मोटिवेट हुए कि नहीं चलो क्रांति कर ही देते हैं। तो फ्रांस के शहरों में नवीन जो है म्यूनिसिपल सरकार और सुरक्षा दलों का गठन होने लगा। नया नया सरकार बनने लगा छोटे लेवल पे। गांव में किसानों ने कानून अपने हाथों में लेते हुए सामंतों के कागजात जला दिए और हिंसात्मक गतिविधियों में भाग लिया। ठीक है, हिंसा करने लगे, वायलेंस करने लगे, गोदामों से जो अन्न था उसको लूट लिए। ठीक है, कह सकते हैं कि कानूनी सामंती प्रथा समाप्त नहीं थी, लेकिन व्यवहार में अवश्य खत्म हो चुकी थी। जो सामंत लोग जो भी अपना जो रूल रेगुलेशन जो भी चलाते थे, वो एक तरह से खत्म हो चुका था इसके बाद से। लुई 16वें ने बास्तिल दुर्ग के पतन के 3 दिन बाद पेरिस में प्रवेश किया और सारे परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया। वो तो रहता था दूसरी जगह वर्साई के महल में, उसके बाद जो है पेरिस में जाता है और वहाँ पे जा कर के जो भी मांग था, जो लोगों का डिमांड था, जो चेंजेस लोग चाहते थे, उसको स्वीकार कर लेता है लुई 16। और यहाँ से ये क्या होता है, ये एक तरह से इमीडिएट कॉजेज था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।